Welcome everyone. I, Dr. Anjali Saxena, welcome you all. Dear learners, in this video lecture series, we will discuss 2 marks question of engineering chemistry. Engineering chemistry syllabus which is related to AKTU. जी हाँ, 19 Feb जिसकी टेंटेटिव डेट है एग्जाम की इंजीनियरिंग केमिस्ट्री की, आज से हम इस वीडियो लेक्चर सीरीज में उसके 2 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. डियर लर्नर्स, 7 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं टॉपिक बताऊंगी पूरे जो कि 7 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है, जिनके वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं सारे मेरी अपडेटेड प्लेलिस्ट में. और यहाँ हम 2 मार्क्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. 2 मार्क्स के क्वेश्चन जो कि सेक्शन ए में तो आते ही हैं, लेकिन अगर वो सेक्शन बी और सी में भी आते हैं जिनकी वैल्यू 2 मार्क्स की है, उन सभी क्वेश्चंस को हम यहाँ डिस्कस करेंगे यूनिट वाइज. तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं यूनिट 1 के 2 मार्क्स के क्वेश्चन. आइए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो लेक्चर. डियर लर्नर्स, यूनिट 1 ऑफ एकेटीयू केमिस्ट्री इंजीनियरिंग केमिस्ट्री, जिसका सिलेबस कुछ इस तरीके से है, जहां पर हमारे टोटल देखा जाए तो 3 या 4 चैप्टर में ये पूरा सिलेबस डिवाइडेड है यूनिट 1 का, जिसमें सबसे पहला टॉपिक है एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, जहां मेनली एमओटी है डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए. केमिस्ट्री ऑफ एडवांस मटेरियल में लिक्विड क्रिस्टल, ग्रेफाइट एंड फ्लूरीन, नैनो मटेरियल्स एंड ग्रीन केमिस्ट्री. डियर लर्नर्स, इसमें 2 नंबर के लिए जो इंपॉर्टेंट रहता है वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एक थ्योरी का एक क्वेश्चन तो आपको सेक्शन ए में मिलेगा ही मिलेगा. लिक्विड क्रिस्टल 7 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है. ग्रेफाइट 2 मार्क्स में भी आता है और 3.5 मार्क्स में भी आता है. फ्लूरीन आपको 7 मार्क्स में भी दिखाई दे सकता है, 3.5 मार्क्स में भी दिखाई दे सकता है. नैनो मटेरियल का कोई एक क्वेश्चन 2 नंबर में आ सकता है और सीएनटी आपका 7 नंबर में आता है. वहीं ग्रीन केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन 2 नंबर में आ सकता है. अभी तक कोई क्वेश्चन इसका 2 मार्क्स में आया नहीं है, बट ये 7 मार्क्स में इसका एक क्वेश्चन आपका आ सकता है. तो वो कौन से क्वेश्चन है जो 2 नंबर में अपनी जगह रखते हैं और किस तरीके से वो क्वेश्चन आते हैं, आइए डिस्कस करते हैं उन्हें 1 बाय 1. तो सबसे पहला एक क्वेश्चन, जैसा कि मैंने कहा कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का एक क्वेश्चन तो आपको मिलेगा ही मिलेगा. मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो कि मॉलिक्यूल का बनना सिखाती है. मॉलिक्यूल वो भी डायटोमिक या तो होमोन्यूक्लियस होंगे या हेट्रोन्यूक्लियस होंगे. होमोन्यूक्लियस जैसे कि N2, होमोन्यूक्लियस जैसे कि N2, जैसे कि O2 जो कि सेम एटम से मिलकर बने हुए हैं. वही हेट्रोन्यूक्लियस जैसे कि CO, NO, these are heteronucleus molecule. Dear learners, molecule चाहे होमोन्यूक्लियस हो चाहे हेट्रोन्यूक्लियस हो, चाहे तो होमोन्यूक्लियस हो चाहे हेट्रोन्यूक्लियस हो, मॉलिक्यूल को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है. या तो वो हैवियर होंगे या फिर लाइटर होंगे. हैवियर और लाइटर कौन डिसाइड करता है, ये मैं अपने वीडियो लेक्चर्स में आपको पहले ही सिखा चुकी हूँ. जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके पास अप टू 14 प्रोटॉन होते हैं, दे आर नोन एज लाइटर मॉलिक्यूल. वाइल जिनके पास बियॉन्ड 14 प्रोटॉन होते हैं, जिनके पास बियॉन्ड 14 प्रोटॉन होते हैं, दे आर नोन एज हैवियर मॉलिक्यूल. और इस कैटेगरी में केवल एक एक्सेप्शन है जो कि है CO+, जिसका केस हमें याद रखना है. तो ये कुल मिला के केस हैं. तो कोई भी एक मॉलिक्यूल पर आपका क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कि ड्रॉ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ CO या NO या N2 या O2, कैलकुलेट देयर बॉन्ड ऑर्डर एंड प्रेडिक्ट देयर मैग्नेटिक बिहेवियर. कोई भी एक मॉलिक्यूल आपके से पूछा जा सकता है. तो जैसे देखें CO और NO, इनके पास 14 इलेक्ट्रॉन है और 14 ही प्रोटॉन है, जबकि NO जिसके पास 7 + 8 15 इलेक्ट्रॉन और 15 प्रोटॉन होने के कारण ये हैवियर है. O2 जिसके पास 16 इलेक्ट्रॉन और 16 प्रोटॉन होने के कारण ये हैवियर है. तो मॉलिक्यूल 2 तरीके के हो गए. एक तो हो गया लाइटर मॉलिक्यूल और एक हो गए हमारे हैवियर मॉलिक्यूल. तो देखते हैं पहले लाइटर मॉलिक्यूल और हैवियर मॉलिक्यूल का कन्फिग्रेशन, और जो कि हमारे इन्हीं मॉलिक्यूल के एग्जाम्पल देकर हम बता सकते हैं. तो सबसे पहले हमसे पूछा क्या है, ड्रॉ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम. जब मैंने यहाँ एक डमी डायग्राम दिखाया हुआ है आपको, ये कैसे बनता है, किस तरीके से आया, ये मैं अपने डिटेल्ड वीडियो लेक्चर में आपसे पहले ही डिस्कस कर चुकी हूँ. यहाँ पर हम एक एटम लिखते हैं और यहाँ दूसरा एटम लिखते हैं. इस वक्त जो केस हम डिस्कस कर रहे हैं वो लाइटर मॉलिक्यूल का कर रहे हैं. जितने भी लाइटर मॉलिक्यूल होंगे और होमोन्यूक्लियस होंगे, उन सभी का डमी डायग्राम यही होगा.
वहां पर 1s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करके दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएगी, जिसमें से एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग, जिसकी एनर्जी कंबाइनिंग से ज्यादा, वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहलाएगा। उसके बाद 2s ऑर्बिटल ऑफ दीज एटम विल कंबाइन टू गिव टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, जिसमें से एक बॉन्डिंग बनेगी और एक एंटी बॉन्डिंग बनेगी। नाउ 2p ऑर्बिटल ऑफ दीज एटॉमिक एटम्स दे विल कंबाइन एंड दे विल गिव, क्योंकि यहाँ 6 एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप कर रही हैं, तो यहाँ पर 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगी, जिसमें से 3 बॉन्डिंग होंगी और 3 एंटी बॉन्डिंग होंगी। ये डमी डायग्राम है लाइटर मॉलिक्यूल का और होमोन्यूक्लियस का। लेकिन वहीं जैसे कि आपका CO मॉलिक्यूल हो जो कि लाइटर हो और हेट्रोन्यूक्लियस हो, तो वहां सिंपल सी बात यह है, डमी डायग्राम तो सेम ही रहेगा, लेकिन अगर आप देखें होमोन्यूक्लियस में 1s की ऑर्बिटल की एनर्जी इस 1s ऑर्बिटल की एनर्जी इस 1s ऑर्बिटल के बिल्कुल इक्वल बनाई गई है। लेकिन इन केस ऑफ हेट्रोन्यूक्लियस ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने के कारण एनर्जी कम होती है, तो जो O की ऑर्बिटल है उनकी एनर्जी नीचे बनाई जाएगी, ऑर्बिटल्स की एनर्जी का बढ़ता हुआ क्रम दिखाया गया एक्चुअली जो डायग्राम है। वहीं जो कार्बन की एनर्जी होगी 1s की एनर्जी वो ज्यादा होगी। तो ये जो लेवल है, जैसे कि यहाँ 1s का होमोन्यूक्लियस में बिल्कुल सेम लेवल पे बनाया गया है, यहाँ पर सेम नहीं बनेगा। अब जो बॉन्डिंग बनेंगी वो कंबाइनिंग से हमेशा नीचे बनती हैं, और जो एंटी बॉन्डिंग होती है वो कंबाइनिंग से हमेशा ज्यादा बनती हैं। तो स्क्रीन पर इस वक्त आपको दो डमी डायग्राम दिखाई दे रहे हैं, एक तो लाइटर होमोन्यूक्लियस का और एक लाइटर हेट्रोन्यूक्लियस का। इसके बाद इसमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग तो बिल्कुल ही सिंपल है, आप देख सकते हैं। नाइट्रोजन का अगर कन्फिग्रेशन देखें तो 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो कि होता है 1s2, 2s2 और 2p3। वहीं दूसरे नाइट्रोजन का भी होगा 1s2, 2s2, 2p3। ये 7 इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के पास। जब ये मॉलिक्यूल बनाएंगे यानी कि N2 बनाएंगे, तो 1s के 4 इलेक्ट्रॉन इस ओवरलैप 1s 2 एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करके 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना रही हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन हमारे पास है 4, जो कि सबसे पहले अपनी लोअर एनर्जी स्टेट में आएंगे, जो कि इस तरीके से फिलिंग होगी। सेम यहाँ 2s के पास 4 इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये इस तरीके से फिलिंग होगी। यहाँ 2p और 2p के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, ये 6 इलेक्ट्रॉन भरेंगे और नीचे से ऊपर की तरफ यानी कि लोअर एनर्जी स्टेट में पहले आएंगे। तो ये होगा 1 2 3 4 5 6। CO में देख लेते हैं, हेट्रोन्यूक्लियस है लेकिन लाइटर है। कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये होता है 1s2, 2s2, 2p2। वहीं ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये होगा 1s2, 2s2 एंड 2p4। अब 1s के पास है टोटल 4 इलेक्ट्रॉन। ये 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ 1s बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग में इस तरीके से फिल होंगे। सेम केस है 2s का, जो कि बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में कुछ इस तरीके से फिल हो जाएगा। 2p के पास टोटल है हमारे 6 इलेक्ट्रॉन, 2 + 4 6 इलेक्ट्रॉन, जो कि पहले अपनी लोअर एनर्जी स्टेट में आएंगे और मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, और वो 6 इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरीके से भरे जाएंगे। तो स्क्रीन पर आपको N2 का एमओ डायग्राम भी दिखाई दे रहा है, CO का एमओ डायग्राम भी दिखाई दे रहा है। अब इसके बाद इनका बॉन्ड ऑर्डर निकाल देंगे। बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए हमें कन्फिग्रेशन चाहिए। कन्फिग्रेशन हम जानते हैं, जो लाइटर होते हैं आप जानते हैं लाइटर का कन्फिग्रेशन, यानी कि ये जो हमने नीचे से ऊपर की तरफ एनर्जी डायग्राम दिखाई दे रहा है 1s2 सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s एंटी बॉन्डिंग 1s सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग 2s पाई 2py पाई 2pz सिग्मा 2px, ये होता है। तो देखते हैं जरा लाइटर का कन्फिग्रेशन। सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग सिग्मा 1s, सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग सिग्मा 2s, पाई 2py पाई 2pz, जिनकी एनर्जी बिल्कुल बराबर है, और ये हो जाएगा सिग्मा 2px। अब इसके पास है टोटल 14 इलेक्ट्रॉन। तो आप देख सकते हैं इनके एमओ डायग्राम में तो चेंज है, एमओ डायग्राम में तो चेंज है, लेकिन कन्फिग्रेशन देखिए दोनों के पास 14 ही इलेक्ट्रॉन है। देखिए प्रोटॉन का नंबर डिसाइड करता है कि लाइटर होगा कि हैवियर होगा, लेकिन फाइनली जो फिलिंग होती है वो तो इलेक्ट्रॉन की ही होगी ऑर्बिटल में। तो यहाँ पर टोटल 14 इलेक्ट्रॉन है इन केस ऑफ N2 एज वेल एज इन केस ऑफ CO ऑल्सो। तो यहाँ पर होंगे 2 4 6 8 9 10 11 12। तो यहाँ पर भी 2 2 आएंगे, 13 14।
तो ये बिल्कुल वही है सेम जो यहाँ पर आपने लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग सिग्मा 1s, सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग सिग्मा 2s, पाई 2p y2, पाई 2p z2, सिग्मा 2p x2। सिंपल। अगर मान लीजिए N2 माइनस होता, N2 माइनस के पास प्रोटॉन तो हमारे 14 ही रहेंगे लेकिन इलेक्ट्रॉन हमारे 15 हो जाएंगे। अब प्रोटॉन 14 होने के कारण वो लाइटर होता, लेकिन जो 15th इलेक्ट्रॉन होता वो यहां आता। अगर 16 होता तो यहां आता, 17 यहां पर डबल हो जाता, 18 यहीं पर डबल हो जाता। तो सिंपल सी बात ये है। तो अब कुछ नहीं है, चाहे N2 हो चाहे C हो, दोनों के पास 14 इलेक्ट्रॉन है, दोनों का कन्फिग्रेशन सेम है, दोनों लाइटर है, तो ये कन्फिग्रेशन हो जाएगा। इसके बाद बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। देखिए बिना कन्फिग्रेशन के इस क्वेश्चन में अगर आप सीधे बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं तो आपको बिल्कुल भी नंबर नहीं मिलेंगे। इसमें कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं है, आपको कन्फिग्रेशन लिख के बॉन्ड ऑर्डर निकालना ही होगा। तो यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला है 1/2 NB माइनस NA। ये NB कहाँ से आया? ये कन्फिग्रेशन से आया, जिसके लिए आपको कन्फिग्रेशन दिखाना ही होगा। तो अब देखते हैं इसमें बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं। ये जितनी भी ऑर्बिटल हैं जिनके पास स्टार नहीं लगा हुआ है वो है बॉन्डिंग, और इनके इलेक्ट्रॉन्स का हम कर लेंगे टोटल। इनके इलेक्ट्रॉन्स का हम कर लेंगे टोटल। तो देख सकते हैं आप 5 ऑर्बिटल हैं और जिनके पास 2-2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये हो जाएगा 1/2 10। वहीं आप देखिए जरा एंटी बॉन्डिंग ये है जिनके पास एस्ट्रिक साइन लगा हुआ है, 2 ऑर्बिटल है, दोनों के पास 2-2 इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन हो गए 4। तो ये हो गया 10-4, जिससे कि यहां पर आ जाएगा 3 बॉन्ड ऑर्डर। अगर मैग्नेटिक बिहेवियर देखा जाए तो सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं। जब सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं तो मैग्नेटिक बिहेवियर होता है डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक। तो आपका चाहे N2 हो चाहे CO हो, उसका केस सिर्फ एमओ डायग्राम आपका ये देख सकते हैं। एमओ डायग्राम तो आपको कुछ ऐसा दिखाना है, बाकी आपका ये केस सेम रहने वाला है। अब डिस्कस कर लेते हैं एक हैवियर मॉलिक्यूल। हैवियर का डमी डायग्राम कुछ इस तरीके से होता है। यहाँ पर 2s तक आपका डायग्राम सेम है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1s ऑर्बिटल ओवरलैप कर रही है, 2s ऑर्बिटल ओवरलैप कर रही है। 2p ऑर्बिटल जब ओवरलैप करेंगी तो लाइटर के केस में आपने देखिए आपने बनाया है यहाँ पर पहले 2 ऑर्बिटल फिर 1, यहाँ पर 2 ऑर्बिटल फिर 1। पाई सिग्मा आपने याद रखा था। लेकिन हैवियर के केस में इन दोनों में चेंज आ जाता है। क्यों आया, कैसे ये ऑर्बिटल बनी, ये हम अपनी डिटेल्ड वीडियो लेक्चर में पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर हमने देखना है कि यहाँ पर अगर आपका हैवियर मॉलिक्यूल है तो सिंपल सा केस ये हो जाएगा, पहले बनेगा 1 फिर बनेगा 2, लेकिन यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं आएगा। दिस इज द डमी डायग्राम ऑफ हैवियर मॉलिक्यूल और होमोन्यूक्लियस हैवियर मॉलिक्यूल। लेकिन अगर हेट्रोन्यूक्लियस हो तो सेम वही कंसेप्ट है कि जो ऑर्बिटल्स हैं एटॉमिक ऑर्बिटल, उनकी एनर्जी में डिफरेंस आ जाएगा। बॉन्डिंग इन दोनों के नीचे, एंटी बॉन्डिंग इन दोनों के ऊपर, जैसे कि केस है NO का। अब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है तो एनर्जी कम होगी। तो सिंपल सी बात है, अगर N की 1s की एनर्जी यहाँ इस लेवल पर है तो ऑक्सीजन की एनर्जी इससे नीचे ही होगी, बॉन्डिंग की एनर्जी इन दोनों से नीचे होगी, एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी इन दोनों से ऊपर होगी। अब क्या रह गया, अब तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन की फिलिंग रह गई। तो जब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है तो हम देख सकते हैं, अगर एक ऑक्सीजन के पास हम जानते हैं कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1s2 होगा इसके पास, 2s2 होगा और 2p4 होगा। दूसरा भी ऑक्सीजन ही है तो होमोन्यूक्लियस है, तो 1s2 2s2 2p4। अब बिल्कुल वैसी इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी बेसिक रूल्स को फॉलो करते हुए। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन अपने लोअर एनर्जी स्टेट में, 2s के 4 इलेक्ट्रॉन अपने लोअर एनर्जी स्टेट में, यहाँ टोटल है 8 इलेक्ट्रॉन। तो 1 2 पहले नीचे की एनर्जी पूरी होगी, 3 4 5 6 7 8। अगर 9th होता तो 2py एंटी बॉन्डिंग में आता, z होता तो यहाँ आता। NO का केस देख लेते हैं। नाइट्रोजन के पास होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, 1s2 2s2 एंड 2p3। लेकिन ऑक्सीजन के पास तो 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1s2 2s2 2p4 2p4। तो अब क्या होगा, अब देखते हैं भाई, बेसिक रूल्स को फॉलो करते हैं। इलेक्ट्रॉन लोअर से हायर की तरफ बढ़ते हैं तो 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल हो गए।
अब आपके पास है 4 + 3 7 इलेक्ट्रॉन, तो यहां पर होगा 1 2 3 4 5 6 एंड हियर विल बी 7। तो यहाँ एंटी बॉन्डिंग में एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया है। तो अब सिंपल सी बात है, इनका कन्फिग्रेशन निकाल लेंगे। जब कन्फिग्रेशन O2 का लिखेंगे तो हमारा क्या लिखना चाहिए, हमें लिखना चाहिए पहले सिग्मा 1s, फिर हमें लिखना चाहिए एंटी बॉन्डिंग सिग्मा 1s, सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग सिग्मा 2s। ये वही क्रम है जो हम नीचे से ऊपर की तरफ लिख रहे हैं। तो हम यहाँ तक लिख चुके हैं, अब हम यहाँ आ चुके हैं। तो हमें क्या लिखना होगा, हमें लिखना होगा सिग्मा 2px पाई 2py पाई 2pz देन पाई 2py एंटी बॉन्डिंग पाई 2pz एंटी बॉन्डिंग एंड सिग्मा 2px एंटी बॉन्डिंग। इलेक्ट्रॉन है हमारे पास 16 के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। 15 16 17 होता तो यहाँ आता, 18 होता तो यहाँ आता, 19 20। लेकिन अब अगर केस हो जाए NO का तो हमारा जो ये वाला इलेक्ट्रॉन है ये कम हो जाएगा केवल। तो पहले O2 का ही केस देखते हैं, बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। 1/2 NB - NA। तो क्या होगा, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने जरा देख लेते हैं। दिस इज बॉन्डिंग विच इज हाईलाइटेड बाय येलो कलर। ये बॉन्डिंग है, ये बॉन्डिंग है, ये बॉन्डिंग है। तो टोटल 5 ऑर्बिटल्स दिख रही हैं आपको, 2 इलेक्ट्रॉन वाली। तो ये NB की वैल्यू हो गई 1/2 10 माइनस, अब देख लेते हैं एंटी बॉन्डिंग वाली कितनी ऑर्बिटल है। 1 2 3 4 ऑर्बिटल है, जिसमें से 2 एक इलेक्ट्रॉन वाली हैं। तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हो गए यहाँ पर हमारे। तो यहाँ पर हमें लिखना होगा 6, जिससे कि बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 2। क्या यहाँ पर आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं, तो मैग्नेटिक बिहेवियर हो जाएगा पैरामैग्नेटिक। दिस इज द केस ऑफ O2। जरा NO का देख लेते हैं। अगर NO होता तो क्या होगा, ये एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा जो कि एंटी बॉन्डिंग का है। तो NO के केस में जो बॉन्ड ऑर्डर कन्फिग्रेशन होगा वो यहां तक फिल होगा और बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा 1/2 10 - 5। बॉन्ड ऑर्डर आएगा 2.5, लेकिन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो रहा ही, तो ये मैग्नेटिक बिहेवियर हो जाएगा पैरामैग्नेटिक। तो एक 2 नंबर का हो सकता है सेक्शन A का सबसे पहला क्वेश्चन आपको यही दिखाई देगा, या तो ये होगा या अरेंजमेंट होगा, लेकिन होगा MOT का ही क्वेश्चन, 2 मार्क्स का कंफर्म क्वेश्चन। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन, जिसमें हमसे कोई एक मॉलिक्यूल पूछा जा सकता है, उसका एमओ डायग्राम, मैग्नेटिक बिहेवियर प्रिडिक्ट कराया जा सकता है। आइए मूव करते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन जिसमें कोई अरेंजमेंट दिया जा सकता है, जैसे कि कोई भी एक लाइटर या हैवी मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट दे देंगे कि भाई जो N2 है, N2+ है, N2- है, इन्हें तुम अरेंज करो, या तो डिक्रीजिंग फॉर्म में अरेंज करो या इंक्रीजिंग फॉर्म में अरेंज करो ऑफ स्टेबिलिटी एंड बॉन्ड एनर्जी। या तो स्टेबिलिटी का कहते हैं या बॉन्ड एनर्जी का कहते हैं या बॉन्ड लेंथ का कहते हैं। तो हम पहले स्टेबिलिटी और बॉन्ड एनर्जी 2 प्रॉपर्टी लेकर चल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर N2 अगेन कैसा मॉलिक्यूल हो गया, लाइटर हो गया। इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप बिना कन्फिग्रेशन के आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले आपको पेरेंट मॉलिक्यूल, जैसे कि यहाँ पर पूछा गया N2, N2+, N2+, N2- और N2, तो पेरेंट मॉलिक्यूल N2 हुआ। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें N2 का कन्फिग्रेशन लिख देना चाहिए। आप जानते ही हैं 1s एंटी बॉन्डिंग 1s, सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग सिग्मा 2s, देन पाई 2py पाई 2pz सिग्मा 2px। अब हम लिख के इतना तो जान ही चुके हैं कि 14 इलेक्ट्रॉन यहाँ तक आते हैं, तो हमने अपने कन्फिग्रेशन को यहीं तक लिखने दिया। 1s2 2s2, ये कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे। तो ये हो गए 12 इलेक्ट्रॉन है हमारे पास टोटल 14, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे। बॉन्ड ऑर्डर 1/2 NB - NA। अब आप बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन देख सकते हैं, आपको कितने दिखाई दे रहे हैं, क्या वो 10 दिखाई दे रहे हैं। एंटी बॉन्डिंग आपको 4 दिखाई दे रहे होंगे, तो बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 3। अब पेरेंट मॉलिक्यूल का लिखने के बाद आप आयन का सीधे बॉन्ड ऑर्डर निकाल दो, तो N2+ का जो बॉन्ड ऑर्डर होगा दैट विल बी 1/2 NB - NA।
अब देखिए N2 प्लस में क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन जा रहा है। लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ आ रहा है, लास्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो आ रहा है बॉन्डिंग में। किस में आ रहा है, बॉन्डिंग में। तो यहाँ पर बॉन्डिंग से एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, तो एक इलेक्ट्रॉन कम होगा तो यहाँ पर आ जाएगा 9 - 4, जिससे कि ये आ जाएगा 2.5। अगला देख लेते हैं मॉलिक्यूल क्या है। अगला मॉलिक्यूल है N2 माइनस, तो एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है। तो इसके बाद अगर आप कन्फिग्रेशन देखें तो इसके बाद कन्फिग्रेशन होता है π2p एंटी बॉन्डिंग, π2p एंटी बॉन्डिंग और σ2p एंटी बॉन्डिंग, जो कि इस वक्त N2 के केस में 0 इलेक्ट्रॉन के साथ है। लेकिन अगर एक इलेक्ट्रॉन आया तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए जो ऑर्बिटल होगी वो ये होगी, यानी आने वाला इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में आएगा। जब एंटी बॉन्डिंग में आएगा तो जो बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा दैट विल बी बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल्स टू 1/2 एंड बी की वैल्यू तो वही रहेगी, यानी कि पेरेंट मॉलिक्यूल वाली 10। लेकिन एंटी बॉन्डिंग की वैल्यू 1 बढ़ जाएगी तो 4 के प्लेस पर हो जाएगा 5, जिससे कि यहां हो जाएगा 2.5। अब ये 2.5 हो जाएगा। हम जानते हैं जो बॉन्ड ऑर्डर होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, या तो स्टेबिलिटी कह दें या बॉन्ड एनर्जी कह दें। बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी एज वेल एज बॉन्ड एनर्जी ऑल्सो। तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। यहां तक एक नंबर मिल जाता है। लेकिन पॉइंट ये है आपसे इंक्रीजिंग पूछा है या डिक्रीजिंग। जो ऑर्डर आपसे पूछा है वही ऑर्डर लिखें तब आपको नंबर पूरे मिलेंगे। तो अब आपसे मान लीजिए इंक्रीजिंग पूछा है, तो इंक्रीजिंग का मतलब है पहले छोटा। अब छोटे में मेरे पास दो केस हैं 2.5 वाले, 2.5 में दोनों ही इक्वल है। तो हालांकि जो एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होता है वो अपने साथ अनस्टेबिलिटी लाता है, लेकिन अगर आप इतना कंसेप्ट याद नहीं रख पा रहे हैं तो आप दे मान लीजिए जिसका बॉन्ड ऑर्डर बराबर उसकी स्टेबिलिटी बराबर। इनकी स्टेबिलिटी कम होगी और N2 की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, क्योंकि इनका बॉन्ड ऑर्डर है कम और N2 का बॉन्ड ऑर्डर है ज्यादा। तो चाहे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी कहें तो भी यही होने वाला है, चाहे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एनर्जी कहें तो भी यही होने वाला है। तो मैंने लाइटर मॉलिक्यूल के साथ आपको एक प्रॉपर्टी डिस्कस करी है। अब मैं हैवियर मॉलिक्यूल के साथ दूसरी प्रॉपर्टी डिस्कस करने जा रही हूं, जो कि इसी सेगमेंट का क्वेश्चन है, थर्ड। यहां पर क्वेश्चन बन सकता है कि भाई अरेंज O2 प्लस O2 माइनस और O2 माइनस इन देयर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बॉन्ड लेंथ। आपसे ये इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग बॉन्ड लेंथ में अरेंज करा देगा। तो ये केस N2 में भी आ सकता है या O2 में भी आ सकता है, दोनों में से कोई एक केस दे देगा आपसे, या तो बॉन्ड एनर्जी कह देंगे या स्टेबिलिटी कह देंगे या बॉन्ड लेंथ कह देंगे। तो आपको कन्फिग्रेशन आना चाहिए, बिना कन्फिग्रेशन के इस पे नंबर नहीं मिलेंगे। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले पेरेंट मॉलिक्यूल का कन्फिग्रेशन लिखेंगे। अगर आप हैवियर मॉलिक्यूल का कन्फिग्रेशन लिखने जा रहे हैं तो आपको याद होना चाहिए σ1s एंटी बॉन्डिंग σ1s, σ2s एंटी बॉन्डिंग σ2s। फिर आपको याद रखना होगा σ2px, π2py, π2pz। देन आपको याद रखना होगा π2py एंटी बॉन्डिंग, π2pz एंटी बॉन्डिंग एंड σ2px एंटी बॉन्डिंग। दिस इज द कन्फिग्रेशन फॉर हैवियर मॉलिक्यूल। अब हमें O2 के इलेक्ट्रॉन भरने हैं जो कि है 16। तो हमें रखना होगा σ1s2 एंटी बॉन्डिंग σ1s2, σ2s2 एंटी बॉन्डिंग σ2s2। ठीक, अब σ2px2 हमारे अब तक कितने इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, हमारे हो चुके हैं 10 इलेक्ट्रॉन, 11 12 13 14। तो यहां तक हो गए हमारे 14 15 16। तो अब इसका बॉन्ड ऑर्डर निकाल देते हैं। बॉन्ड ऑर्डर होगा 1/2 NB माइनस NA। तो अब देख लीजिए आपके पास बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आप काउंट कर सकते हैं। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन यानी कि बॉन्डिंग ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये जिनको ये मैंने येलो से हाईलाइट किया है, जिनके ऊपर एस्ट्रिक साइन नहीं है, तो ये हो जाएगा 10। और एंटी बॉन्डिंग यानी कि जिनके पास एस्ट्रिक साइन लगा हुआ है, इनके टोटल इलेक्ट्रॉन जो कि है हमारे एंटी बॉन्डिंग है, ये जो कि मैंने ब्लू से हाईलाइट किए हुए हैं, तो इनके टोटल इलेक्ट्रॉन हमारे हो जाएंगे Na, जो कि हम देख सकते हैं हमारे 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये हो जाएंगे बॉन्ड ऑर्डर 2, 4/2 2। अब ये तो हमारा पेरेंट मॉलिक्यूल था, लेकिन अगर हम O2 प्लस का केस देखें, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा। इसके बॉन्ड ऑर्डर में एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा,
और लास्ट इलेक्ट्रॉन देखिए जरा, बॉन्डिंग में आ रहा है या एंटी बॉन्डिंग में? एंटी बॉन्डिंग में। तो एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाने के कारण यहाँ पर हो जाएगा 1/2। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन तो हमारे पेरेंट मॉलिक्यूल के रहेंगे, लेकिन एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एक कम हो जाने के कारण बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 2.5। अगला केस मान लीजिए आ जाए O2 माइनस। O2 माइनस के केस में जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वहां पर आपको एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा दिखाना है। अब इलेक्ट्रॉन आना है तो कहाँ आएगा? अब एक इलेक्ट्रॉन अगर आएगा तो ये पेयर्ड होगा, जो आपका ये वाला ऑर्बिटल है इसमें पेयरिंग होगी। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ आया? एंटी बॉन्डिंग में आया। तो बॉन्डिंग में तो पेरेंट मॉलिक्यूल के ही इलेक्ट्रॉन रहे, यानी कि 10, लेकिन एंटी बॉन्डिंग में एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाने के कारण यहाँ पर हो गया 7। यहाँ पर था 10-6, यहाँ पर है 10-7। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1.5। मान लीजिए अगला केस है आपका O2 2 माइनस। O2 2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर अगर आप निकालें तो वो होगा 1/2 Nb माइनस Na। अब आपके पेरेंट मॉलिक्यूल से 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ चुके हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा आएंगे तो ये एक पेयरिंग यहाँ होगी और एक पेयरिंग यहाँ होगी, टोटल 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। लेकिन कहाँ आए? एंटी बॉन्डिंग में। तो हम पेरेंट मॉलिक्यूल से क्या डिफर कर रहे हैं? हमने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन तो 10 ही लिखे, लेकिन एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हमारे 8 हो चुके हैं, जिसके कारण यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर 1 आ चुका है। Now bond order is indirectly proportional to bond length. Bond order is indirectly proportional to bond length. तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उसकी बॉन्ड लेंथ कम। मान लीजिए अगर मुझे इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है तो मेरा जो O2 2 माइनस है या डिक्रीजिंग लिखना है, इसका बॉन्ड ऑर्डर है 1, इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगी। अब है 1.5 जो कि है O2 माइनस का, यहाँ पर 1.5 की बॉन्ड लेंथ और कम होगी, यानी कि एज कंपेयर टू O2 2 माइनस। अब किसका है? अब देख लेते हैं। अब है 2, तो ये होगा O2, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उसकी बॉन्ड लेंथ कम, तो ये हो जाएगा O2 प्लस 2.5। दिस इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ। इंक्रीजिंग लिखनी पड़े तो आप लिख सकते हैं, जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम उसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा। तो ये एक क्वेश्चन है। अगर ये N2 में करना पड़ता तो शायद अब आप कर पाएंगे। तो आइए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि यूनिट 1 का एक अच्छा क्वेश्चन है, जिसका कि आ सकता है, काफी लंबे टाइम से ये नहीं आया है। क्वेश्चन है CO प्लस इज मोर स्टेबल देन CO, वाई? ऐसा क्यों है कि CO का बॉन्ड ऑर्डर, CO की स्टेबिलिटी ज्यादा है CO से? आइए देख लेते हैं। CO जिसके पास 14 इलेक्ट्रॉन है, 14 इलेक्ट्रॉन होने के कारण इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो लाइटर वाला होगा, यानी कि 6 + 8 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 14 इलेक्ट्रॉन और 14 प्रोटॉन। 14 इलेक्ट्रॉन और 14 प्रोटॉन होने के कारण, 14 प्रोटॉन होने के कारण ये लाइटर का केस है। तो ये होगा सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग सिग्मा 1s, सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग सिग्मा 2s। अब पाई 2py, पाई 2pz, सिग्मा 2px। दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लाइटर मॉलिक्यूल। और इसके आगे भी लिख सकते हैं, लेकिन हमें 14 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, तो लिखते लिखते हमें याद हो गया है कि 14 इलेक्ट्रॉन यहीं तक आते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 and 14. These are 14 electron of CO. ठीक, तो ये CO के 14 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये थे CO का कॉन्फ़िगरेशन और ये है CO के 14 इलेक्ट्रॉन। अब देखते हैं इसका बॉन्ड ऑर्डर। आप देख सकते हैं ये बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग, तो 3 इसका बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा। लेकिन वहीं अब CO प्लस का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा ये देखते हैं। CO प्लस यानी कि एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, इलेक्ट्रॉन निकला लेकिन प्रोटॉन तो नहीं निकला ना, तो इसके पास 14 प्रोटॉन होंगे, ये भी लाइटर का केस होगा। लेकिन इसका एक इलेक्ट्रॉन जाना है, तो एज अ नॉर्मल केस इसका जो एक इलेक्ट्रॉन जाना है वो इससे जाना चाहिए था, लेकिन CO प्लस एक्सेप्शन है। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन जो जाता है वो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल से जाता है। एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी कुछ इस तरीके से रीचेंज होती है कि ये जो सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग है, जाने वाला इलेक्ट्रॉन इससे निकलता है, जिससे कि क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर पे इफेक्ट आएगा। एक इलेक्ट्रॉन जो कि यहां से रिमूव हुआ, एंटी बॉन्डिंग से रिमूव हुआ,
बॉन्डिंग से रिमूव नहीं हुआ, जिसके कारण बॉन्ड ऑर्डर आया 3.5। अब हम जानते हैं बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, तो विच वन विल बी मोर स्टेबल? CO+ विल बी मोर स्टेबल। अगर हम इसे एक्सेप्शन की तरह नहीं करते तो जाने वाला इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग से जाता और यहां पर आप लिखते 9-4, जिससे कि बॉन्ड ऑर्डर आता आपका 2.5, तो आपका आंसर ही नहीं बनता। तो ये इसका राइट आंसर है। तो CO+ इज मोर स्टेबल। आइए मूव करते हैं अपने 5th क्वेश्चन की तरफ। डिफाइन द टर्म पिच इन मीजोमॉर्फिक स्टेट। मीजोमॉर्फिक स्टेट में पिच टर्म को डिफाइन करना है। मीजोमॉर्फिक स्टेट यानी कि लिक्विड क्रिस्टलाइन स्टेट, ऐसा सब्सटेंस जो इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी शो करे किसी लिक्विड और क्रिस्टल की, उसको बोलते हैं हम लिक्विड क्रिस्टल या मीजोमॉर्फिक स्टेट। लिक्विड क्रिस्टल हम जानते हैं 2 तरीके के होते हैं, थर्मोट्रॉपिक और लायोट्रॉपिक, जिनका फर्दर क्लासिफिकेशन किया जाता है पोजिशनल ऑर्डर और ओरिएंटेशन ऑर्डर पर। उनके फर्दर क्लासिफिकेशन पर जो स्टेट निकल कर आती है वो एक टाइप का लिक्विड क्रिस्टल, कोलेस्टर लिक्विड क्रिस्टल निकल कर आता है। तो पिच क्या होती है? पिच इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ कोलेस्टर लिक्विड क्रिस्टल। ठीक, जो हमारे कोलेस्टर लिक्विड क्रिस्टल होते हैं उसमें जो मॉलिक्यूल होते हैं वो लेयर वाइज रोटेट होते चले जाते हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। लेयर वाइज रोटेट होते चले जाते हैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो वो डिस्टेंस जिसमें ये फुल टर्न ले लेते हैं, फुल टर्न का मतलब ये है 360 डिग्री रोटेशन। फुल टर्न का मतलब क्या है? 360 डिग्री रोटेशन। तो वो डिस्टेंस जिसमें ये फुल टर्न ले लेते हैं उसको बोलते हैं पिच, और जो पिच होती है दैट इज हाईली टेम्परेचर सेंसिटिव, जिसकी वजह से कोलेस्टर लिक्विड क्रिस्टल को एज अ टेम्परेचर सेंसर भी यूज किया जा सकता है। पिच कैन बी डिफाइंड एज द डिस्टेंस विच टेक फॉर बाय द मॉलिक्यूल टू कंप्लीट 1 टर्न, दैट इज 360 डिग्री। इसको हम बोलते हैं पिच। आइए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि है 6th क्वेश्चन है, ग्रेफाइट इज बेटर ल्यूब्रिकेंट देन मॉलिब्डेनम डाइसल्फाइड, व्हाई? तो ग्रेफाइट पर 2 नंबर के क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन ये है। पहला क्वेश्चन ये है कि भाई बेटर ल्यूब्रिकेंट क्यों है ये मॉलिब्डेनम डाइसल्फाइड से। सिंपल सी बात है, जो हमारा ग्रेफाइट और मॉलिब्डेनम डाइसल्फाइड हैं दोनों ही सॉलिड ल्यूब्रिकेंट के एग्जाम्पल हैं, बट ग्रेफाइट इज बेटर देन मॉलिब्डेनम डाइसल्फाइड, व्हाई? ये जो मॉलिब्डेनम डाइसल्फाइड होता है ये 300 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर ऑक्सीडाइज हो जाने के कारण अपनी ल्यूब्रिकेटिंग प्रॉपर्टी का लॉस कर देता है, जिसकी वजह से हम हायर टेम्परेचर पर मॉलिब्डेनम डाइसल्फाइड को एज अ ल्यूब्रिकेंट यूज नहीं कर सकते हैं। वहीं ग्रेफाइट 700 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी अपनी ल्यूब्रिकेटिंग प्रॉपर्टी का लॉस नहीं करता है, जिसकी वजह से हायर टेम्परेचर पर हम ग्रेफाइट को एज अ ल्यूब्रिकेंट यूज कर पाते हैं, बट मॉलिब्डेनम डाइसल्फाइड को एज अ ल्यूब्रिकेंट यूज नहीं कर पाते हैं। दैट्स व्हाई ग्रेफाइट इज बेटर ल्यूब्रिकेंट देन मॉलिब्डेनम डाइसल्फाइड। सो ये कंसेप्ट है जिसका क्वेश्चन 2016-17 में आया था। आइए मूव करते हैं ग्रेफाइट के एक और क्वेश्चन पर। 7th क्वेश्चन है ये आज के वीडियो लेक्चर का। तो यहाँ पर ये है कि ग्रेफाइट, व्हाई ग्रेफाइट शोज कंडक्टिंग प्रॉपर्टी। ग्रेफाइट कंडक्टिंग प्रॉपर्टी क्यों शो कर पाता है? तो हम जानते हैं ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके की होती है कि ये हेक्सागन, जो कार्बन होते हैं ये हेक्सागन की फॉर्म में अरेंज होते हैं और हेक्सागन लेयर की फॉर्म में अरेंज होते हैं, और जो 2 लेयर होते हैं वो वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस के थ्रू अटैच होते हैं। यहाँ पर जो हर एक कार्बन होता है दैट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। sp2 हाइब्रिडाइज होने के कारण इनके पास एक p ऑर्बिटल वैकेंट होती है विच इज अवेलेबल फॉर डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, जिसकी वजह से ग्रेफाइट कंडक्टिंग प्रॉपर्टी शो कर पाता है। सो क्वेश्चन इज दैट व्हाई ग्रेफाइट शोज कंडक्टिंग प्रॉपर्टी? तो मेन पॉइंट इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ ग्रेफाइट कि भाई ग्रेफाइट ल्यूब्रिकेटिंग प्रॉपर्टी क्यों शो करता है? तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस। ये जो ग्रेफाइट है इसमें वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस होने की वजह से जो 2 लेयर होती हैं दे आर स्लिपरी इन नेचर, जिसकी वजह से हम इसको एज अ ल्यूब्रिकेंट यूज कर सकते हैं। तो ग्रेफाइट के 3 क्वेश्चन बनते हैं टोटल 2 मार्क्स में। पहला क्वेश्चन, ग्रेफाइट ल्यूब्रिकेंट की तरह क्यों यूज हो सकता है? दूसरा क्वेश्चन, मॉलिब्डेनम डाइसल्फाइड से बेटर क्यों है? एंड थर्ड क्वेश्चन कि आपका जो ग्रेफाइट है वो कंडक्टिंग प्रॉपर्टी क्यों शो करता है। आइए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है राइट डाउन द एप्लीकेशन ऑफ CNT, कार्बन नैनो ट्यूब की एप्लीकेशंस क्या हैं।
कार्बन नैनो ट्यूब। देखिए जो कार्बन नैनो ट्यूब है, दे आर लीडिंग टुवर्ड्स अ नेक्स्ट जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। जो नैनो ट्यूब है उनकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में एक बिल्कुल नई जनरेशन आ चुकी हैं। तो ये सबसे पहली एप्लीकेशन है। और देखते हैं, देखिए जो कार्बन नैनो ट्यूब्स होती हैं वो या तो सिंगल वॉल्ड कार्बन नैनो ट्यूब्स होती हैं या फिर मल्टीपल वॉल्ड कार्बन नैनो ट्यूब होती हैं। ये आप मेरे डिटेल्ड वीडियो लेक्चर में भी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं इसकी वीडियो। तो ये जो नैनो ट्यूब्स होती हैं, ये SWCNT जो होती हैं, दे आर स्ट्रॉन्गर बट लाइटर। ये स्टील से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं और लाइटर होती हैं। सो दे आर यूज फॉर द मेकिंग लाइट बट स्ट्रॉन्ग कंपोजिट मटीरियल्स। ठीक, नाउ द मूविंग नेक्स्ट एप्लीकेशन कि जो हमारी MWCNT होती है, यानी कि मल्टीपल वॉल्ड CNT होती हैं, वो लिथियम आयन बैटरीज में यूज होती हैं। दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ CNT। देखिए डियर लर्नर्स, मेरे सारे प्लेलिस्ट जो है वो अपडेटेड हैं। कोई एक सिंगल छोटे से छोटा टॉपिक भी जो कि आपके यूनिवर्सिटी का सिलेबस में है और जिसके आने की उम्मीद है, भले ही हमारे सिलेबस में नहीं है लेकिन यूनिवर्सिटी के पेपर्स में आता रहा है, वो सभी टॉपिक्स मेरी अपडेटेड प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। आप AKTU सेक्शंस में जाइए, वहां पर सारी प्लेलिस्ट में मेरे सारी यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, 4, 5 के सारे अपडेटेड वीडियो लेक्चर्स हैं। वहां से आप ये डिटेल्ड स्टडी भी कर सकते हैं। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट 9th क्वेश्चन की तरफ। व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ नैनो मटेरियल। ये यूनिट 1 का 2 नंबर का सबसे ज्यादा आने वाला क्वेश्चन है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के क्वेश्चन के बाद। तो ये क्या है एप्लीकेशन ऑफ नैनो मटेरियल्स, इनको हम देखते हैं। एप्लीकेशन ऑफ नैनो मटेरियल कई बहुत ब्रॉड एरिया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इन डायग्नोसिस कि डायग्नोसिस में कहाँ यूज होते हैं। देखिए जो हमारे गोल्ड नैनो पार्टिकल्स होते हैं उनको DNA सेगमेंट पर यूज किया जाता है टैग करके, जिससे कि हम डिटेक्ट कर पाते हैं जेनेटिक सीक्वेंस इन सैंपल। दिस इज द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी या नैनो मटेरियल। ये 2 नंबर का आने वाला क्वेश्चन है जिसमें हमें वैलिड 2 आंसर देने होंगे, वैलिड 2 एप्लीकेशन देने होंगे। तो पहला एप्लीकेशन है कि डायग्नोसिस में नैनो मटेरियल्स कहाँ यूज होते हैं। नाउ सेकंड पार्ट कि ये एग्रीकल्चर में भी यूज होते हैं। देखिए जो हमारे नैनो मटेरियल्स होते हैं वो नैनो पार्टिकल्स और नैनो इमल्शंस की तरह पेस्टिसाइड्स में यूज किए जाते हैं। तो these are the application of nanomaterial. Now moving towards 10th question of this unit, 2 approaches of nanomaterial। ये भी यूनिट देखिए, नैनो टेक्नोलॉजी का एक क्वेश्चन 2 नंबर में रहता है, या एप्लीकेशन आ जाए। अब CNT इंट्रोड्यूस हो चुका है तो CNT की एप्लीकेशन आ जाए या उसकी 2 अप्रोचेस पूछ ली जाए। ये अप्रोचेस अभी लास्ट पेपर में भी आई हुई हैं। 2 अप्रोचेस क्या है नैनो मटेरियल्स की। देखिए सबसे पहले 2 अप्रोचेस में से जो पहली अप्रोच है वो है टॉप डाउन अप्रोच एंड सेकंड वन इज बॉटम अप अप्रोच। टॉप डाउन अप्रोच में क्या किया जाता है, बड़े मटेरियल को कन्वर्ट किया जाता है नैनो साइज के मटेरियल में, तो इसे बोलते हैं टॉप टू बॉटम अप्रोच या टॉप बॉटम अप्रोच या टॉप डाउन अप्रोच। वहीं बॉटम अप अप्रोच की जाती है छोटे एटम या बेसिक यूनिट से नैनो मटेरियल तक जाने तक। तो पहले हमने एटम बनाए, फिर मॉलिक्यूल, क्लस्टर, फिर उनको नैनो मटेरियल में कन्वर्ट किया। तो ये 2 नंबर का आंसर के लिए हमें दोनों अप्रोच देनी होंगी और डायग्राम्स देने होंगे। वहीं जो लेटेस्ट क्वेश्चन इसका आया हुआ है अभी यूनिट का 11th क्वेश्चन, हाउ नैनो मटेरियल्स आर डिफरेंट फ्रॉम बल्क मटेरियल। तो एक बहुत सिंपल सी बात हो गई भाई, नैनो मटेरियल्स तो वो होते हैं जिनका साइज 10⁻⁹ मीटर का होता है, जबकि बल्क मटेरियल्स वो होते हैं जिनका साइज 10⁹ मीटर से बड़ा होता है। बट हाउ दे आर डिफरेंट, तो दे आर डिफरेंट ड्यू टू देयर प्रॉपर्टीज। जब आप किसी बल्क मटेरियल को नैनो मटेरियल में कन्वर्ट करते हो तो उसमें कुछ इफेक्ट्स आते हैं जिससे कि उनकी कुछ प्रॉपर्टी वेरी कर जाती हैं। तो जो बल्क मटेरियल होंगे दे आर डिफरेंट इन द साइज इफेक्ट, जैसे कि साइज इफेक्ट होने की वजह से उनकी ये प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी, उनका मेल्टिंग पॉइंट डिफरेंट होगा, बल्क मटेरियल्स का सॉल्युबिलिटी डिफरेंट होगी, कलर डिफरेंट होगा। इन अनदर वर्ड्स वी कैन से और क्या इफेक्ट आ सकता है, उनका कंपोजिशन इफेक्ट आ चुका होगा। तो जब आप बल्क मटेरियल को नैनो मटेरियल में कन्वर्ट कर देंगे, दे विल शो डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल बिहेवियर इन मटेरियल। तो these are some points या effects या properties which bulk material will be different from nano materials। तो अब देखते हैं नैनो मटेरियल का ही अगला क्वेश्चन जो कि लास्ट पेपर का आया हुआ क्वेश्चन है। एक्सप्लेन मॉलिक्यूलर सेल्फ असेंबली मेथड फॉर प्रिपेयरिंग नैनो मटेरियल्स।
एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन है। सिंपली बात ये हुई कि सेल्फ असेंबली मेथड क्या है नैनो मटेरियल्स को प्रिपेयर करने का। सेल्फ असेंबली, जिसे हम बॉटम अप अप्रोच भी कह सकते हैं। बॉटम अप अप्रोच एक ऐसी अप्रोच होती है जिसमें कि हम स्टार्ट करते हैं स्मॉल यूनिट से, ऑफन इंडिविजुअल एटम से या मॉलिक्यूल से, और उनको असेंबल करके बिल्डिंग ब्लॉक्स को एक लार्जर स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो सीधे सीधे हमने बॉटम अप अप्रोच को ही सेल्फ असेंबली मेथड बोलते हैं। ये नैनो मटेरियल्स का लेटेस्ट आया हुआ क्वेश्चन है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट डाउन द इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री। ये ग्रीन केमिस्ट्री का 2 नंबर का कोई क्वेश्चन अभी तक सेक्शन ए में नहीं आया है। पिछले 3 ईयर पहले ही ये टॉपिक हमारी केमिस्ट्री से, इंजीनियरिंग केमिस्ट्री से, केटीयू से जुड़ा है। तो अभी पिछले 2 पेपर से 7 मार्क्स में तो इन क्वेश्चंस ने अपनी जगह बनाई है, लेकिन सेक्शन ए में अभी अपनी कोई जगह नहीं बना पाए हैं। तो एक अच्छा क्वेश्चन है। अगर हमसे सिग्निफिकेंस पूछा जाता है, नहीं भी पूछा जाता है, तो ये सेक्शन बी या सी में कहीं 2 नंबर कंट्रीब्यूट करके जा सकता है। तो देखते हैं व्हाट आर द सिग्निफिकेंस और इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री। डियर लर्नर्स, जो ग्रीन केमिस्ट्री है दैट अवॉइड्स द प्रोडक्शन ऑफ अनवांटेड और हार्मफुल बाई प्रोडक्ट्स। ठीक है, कैसे ये अवॉइड करती है? थ्रू द बिल्डअप ऑफ रिलायबल, सस्टेनेबल एंड इको फ्रेंडली सिंथेसिस प्रोसीजर्स। आप जानते हैं 12 प्रिंसिपल है। 12 प्रिंसिपल पढ़ने के बाद आप ये बता ही सकते हैं कि अनवांटेड और हार्मफुल बाई प्रोडक्ट्स को ये बनाने को अवॉइड करते हैं। दूसरा इनका क्या इंपॉर्टेंस है? दूसरी इंपॉर्टेंस है दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द क्लीनर एयर, क्लीनर वाटर, इंक्रीज सेफ्टी फॉर वर्कर्स इन केमिकल इंडस्ट्री एंड सेफर फूड। तो ये रेस्पॉन्सिबल है इस टाइप के प्रोडक्शन के लिए। दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ और इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री। Now moving towards the last question of unit 1, जो कि अभी तक नहीं आया है, आना चाहिए, एक अच्छा क्वेश्चन है। How can you calculate the atom economy for the reaction? तो आपको एटम इकोनॉमी का एक न्यूमेरिकल इससे बन सकता है। तो मेरी डिटेल्ड वीडियो लेक्चर में मैंने क्या एटम इकोनॉमी होती है, कैसे निकाला जाता है, हालांकि ये मैं समझा चुकी हूँ। आप इसका वीडियो लेक्चर देख सकते हैं। आइए देखते हैं एटम इकोनॉमी निकालने का तरीका। एटम इकोनॉमी, सिंपली एटम इकोनॉमी किसे कहते हैं? परसेंटेज ऑफ एटम विच इज फाइनली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, उस परसेंटेज को आप बोलते हैं एटम इकोनॉमी। तो इसका फॉर्मूला होता है फॉर्मूला वेट ऑफ फाइनल प्रोडक्ट अपॉन फॉर्मूला वेट ऑफ ऑल रिएक्टेंट्स इनटू 100। अब आप सिंपली इस रिएक्शन में देखिए, ये रिएक्शन क्या HCl बनाने के लिए होगी? नो, दिस रिएक्शन का जो मेन प्रोडक्ट होगा दैट विल बी इथाइल क्लोराइड। तो इथाइल क्लोराइड मेन प्रोडक्ट है। तो आपको क्या करना है? आपको इस रिएक्शन में इथाइल क्लोराइड का फॉर्मूला वेट रखना है अपॉन द फॉर्मूला वेट ऑफ ऑल प्रोडक्ट, ऑल रिएक्टेंट्स इनटू 100। तो देखते हैं क्या हो सकता है। देखिए जरा, यहाँ पर कार्बन है 2 यानी कि 24, 12 इंटू 2, हाइड्रोजन है 5 प्लस 35.5। दिस इज द फॉर्मूला वेट ऑफ इथाइल क्लोराइड। जबकि अगर हम यहाँ मूव करें तो 35 इंटू 2 71 ये हो जाएगा, 12 12 24 प्लस 6 30 यहाँ हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 64.5 एंड दैट विल बी, दिस इज द फॉर्मूला वेट ऑफ इथाइल क्लोराइड एंड द फॉर्मूला वेट ऑफ ऑल रिएक्टेंट विल बी 101 इंटू 100। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आएगा 63.86%। दिस इज द एटम इकोनॉमी ऑफ दिस रिएक्शन। तो ये टोटल वो क्वेश्चन है जो 2 नंबर में यूनिट 1 के आ सकते हैं। इनसे बाहर आपको कोई भी क्वेश्चन सेक्शन ए में नहीं मिलेगा यूनिट 1 का। यूनिट 1 का और भी ऐसे क्वेश्चन जो सेक्शन बी और सी में आएंगे लेकिन 2 नंबर देखे जाएंगे, उन सभी क्वेश्चन को यहाँ कवर किया गया है। कौन से क्वेश्चन हमने कवर किए हैं जरा देख लेते हैं एक बार। हमने क्वेश्चंस जो कवर किए हैं टोटल, वो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन हमने कवर किए हैं। सो डियर लर्नर्स, अगर आप इन क्वेश्चंस को कवर कर लेते हैं तो आपके सेक्शन ए हम टारगेट करके चल रहे हैं, या कहें यूनिट 1 के छोटे से छोटे क्वेश्चन भी हम लोग कवर करके चल रहे हैं। अगर ये वीडियो लेक्चर्स आपको अच्छे लगे हैं, बेनिफिशियल हैं, तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।